हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर से हम कवर करने वाले हैं कि जो बेसिक चीजें होती हैं कंप्यूटर में वो पता करना चाह रहे हैं। मतलब कि अगर आप कोडिंग में जाना चाह रहे हो तब भी, और अगर आप मान चलो अपना जैसे मैं कोई भी जॉब कर रहे हो, एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रहे हो या फिर एज ए डेटा एनालिस्ट जॉब कर रहे हो, तो कोई भी फील्ड में जाते हो तो बेसिक चीजें लोगों को नहीं पता होती है। तो मेरा पॉइंट इस लेक्चर का मेन यही है कि हम बेसिक चीजों के बारे में पता करेंगे, ठीक है। तो जिसमें कि हम क्या कवर करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हमें एसेंशियली पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा एडवांस होने के चक्कर में जो बिल्कुल बेस लेवल की चीजें होती है उनके बारे में नहीं जान पाते हैं। तो हमें क्या करके चलना है, उन चीजों को कवर करके चलना है। चलिए भाई, ठीक है। तो अभी हम आते हैं इधर और सबसे पहले हम जाते हैं क्रोम के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो आपको सबको पता होगा कि जो कंप्यूटर बने थे फर्स्ट टाइम में उनका साइज क्या था। कितने बड़े थे कंप्यूटर, अगर आपको पता हो तो? रूम के साइज का मतलब कि एक 10 बाय 10 का साइज होता था रूम का, मतलब उस साइज के बराबर हमारा क्या कंप्यूटर होता था। तो एक्चुअली में उस समय क्या कहते थे लोग, ये नहीं बोलते थे कि मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, ये बोलते थे मैं कंप्यूटर का प्लांट लगा रहा हूँ। समझ रहे हो, इट्स अ बिग मशीन। तो मतलब उस समय ऐसा क्या था उसके अंदर कि जो इतने बड़े डिवाइस से लेकर के आज वो बिल्कुल छोटी टेक्नोलॉजी बन चुकी है, पाम पे आ चुका है। सुना होगा ना आपने, जैसे आपने सुना होगा डेस्कटॉप, लैपटॉप, और एक होता है पाम टॉप, जिनको कि अपन मोबाइल बोलते हैं, टैबलेट बोलते हैं। वो एक्चुअली पाम टॉप के नाम से एक्चुअली स्टार्टिंग में थे कि भाई हथेली के साइज पे थे। लैपटॉप जो लैप पे आ जाते थे। समझ पा रहे हो बातों को? तो मतलब क्या हुआ कि इनिशियली शुरुआत हुई थी बहुत बड़े कंप्यूटर से, ठीक है। तो जो कंप्यूटर अपने मतलब एक अच्छे खासे टाइम से थे और उसमें ऐसा क्या चेंज आया कि जिससे बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो देखो उसका जो अगर हम बात करें तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा समय नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना बता के ब्रीफ में बता देता हूं। जैसे क्या होता है कि आईसी एक वर्ड होता है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इन डिवाइसेस, ठीक है। मैंने कहा दिया डिवाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आईसी डिवाइस में लिख दिया, तो ये आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। राइट क्लिक किया, मैंने ओपन इमेज न्यू टैब कर दिया। ये आईसी क्या है, जो अपने पास आईसीज होती नहीं है, इसको उल्टा कर रखा है ये, है ना? नहीं, इसके अंदर की लेयर दिखा रखी है। पहले क्या होता था, अगर आपको आज एक बल्ब लगाना पड़े, मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करके समझाता हूं। मान के चलो आपके पास कोई एक बल्ब है, ठीक है, और इस बल्ब को आपको कनेक्ट करना हो एक को रूम के अंदर, तो आप क्या करोगे, 2 वायर लोगे, इजीली कनेक्ट करो, प्लग में लगा दोगे। फिर इनकी क्वांटिटी बढ़ करके 10 हो जाती है, तो फिर क्या करोगे आप, सभी के साथ 10-10 वायर कनेक्ट करोगे क्या? नहीं, आप क्या करते हो, जो आपने देखा होगा ना, हमारी जो लड़ी आती है दिवाली पे, उसमें क्या होता है, एक वायर तो लंबी जा रही होती है एंड तक, बाकी उसका उसके साथ कनेक्शन, उसके साथ कनेक्शन। तो मतलब क्या हुआ, उन्होंने रिड्यूस करा वायर की लेंथ को। वायर की लेंथ रिड्यूस करने का फायदा क्या हुआ कि वो रिड्यूस करने से क्या हो गया, वो यूटिलाइज हो गया कि कम स्पेस में ऑक्यूपाई होने लग गया और कॉस्ट भी कम होने लग गई। ऐसे ही क्या होता था, जो पहले आते थे टीवी, टेलीविजन पुराने टाइम में, पता होगा आपको, उसके पीछे क्या होती, पीछे क्या लगी होती थी, पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, है ना? उस ट्यूब को क्या बोलते थे, उसके अंदर फास्फोरस लिक्विड भरा होता था, ऐसा कुछ रहता था। अगर हम एंशिएंट टाइम के जो टीवी होते थे, ठीक है, टीवी इन ओल्ड डेज, तो जो उनके अंदर जो पिक्चर ट्यूब लगी रहती थी, उसका मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता। इसके साइड में जो पीछे की साइड में जो अभी कभी देखा किसी ने ओपन किया हुआ या नहीं देखा? किसी ने देखा था इसकी भाई किस तरह के होते हैं? कभी टीवी ओपन किया हुआ देखा है, नहीं देखा है? उसके अंदर एक ट्यूब सी होती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत समय हो गया ना मेरे को भी, मतलब उन चीजों का। तो क्या था कि वो बैक साइड से इसके अंदर वो ट्यूब जो लगी होती है, वो पिक्चर जनरेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। वो क्या करती थी, आरजीबी 3 कलर के डॉट्स, मतलब लाइट्स, वो वहां पे जो इसके अंदर जो लिक्विड फिल होता था, यहाँ पर इसके ऊपर कोटिंग होती थी एक फॉस्फोरस की। उस फॉस्फोरस की कोटिंग पे बीम करी जाती थी और वो बीम वहां से जो जाती थी वो उस जो इसके पीछे जो डिवाइस लगा रहता था उससे होती थी। मतलब वही बल्ब के जैसा होता था, उसको मुझे याद नहीं आ रहा, ट्रांजिस्टर तो नहीं बोलते थे उसको, ट्रांजिस्टर नहीं बोलते शायद उसको, पता क्या बोलते थे, नहीं ट्रांजिस्टर तो उसके बाद ये चीज आई थी, तो मुझे एग्जैक्टली उसका ध्यान नहीं है नाम, ठीक है। अब होता क्या था कि ये चीजें रिड्यूस होती हुई चलती थी, तो बाद में क्या हुआ, उसको रिड्यूस करके ट्रांजिस्टर पे लेके आए, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स पे लेके आए, और भी कई सारी तरह के डिवाइसेस बनने लगे जिनको आईसी बोलते हैं।
पर आईसी के अंदर जो है अब ऐसी कैपेसिटी आ गई कि एक ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी, मतलब एक तो इतना सा स्पेस ले रहा है, एक होता है कि 100 ट्रांजिस्टर्स इतने से स्पेस में आ जाए। तो क्या हुआ था कि आईसी का मतलब है कि 1000 के आसपास आईसी, वो जो ट्रांजिस्टर्स थे जो ये दिख रहे हैं अभी, वो एक छोटी सी आईसी के अंदर आने लग गए। मतलब क्या हुआ कि जो काम मेरे 1000 ट्रांजिस्टर्स कर रहे हैं वही काम एक आईसी करने लग गई। वो कैसे हुआ आप लोगों ने, मुझे नहीं पता किस किसने पढ़ा हुआ है, लॉजिक गेट्स पढ़े हुए हैं? लॉजिक गेट्स, जो लॉजिक गेट्स होते हैं इनके कारण सारी चीजें रिड्यूस हुई है। ये गेट्स ही होते हैं जो इंटरनली रिस्पॉन्स करवा रहे होते हैं सारी चीजें, बाइनरी वैल्यूज को जो एडिशन करवा रहे थे और सब्ट्रैक्शन करवा रहे थे, वो सब चीजें। तो मतलब क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स आने के बाद में बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ था कि जो हमारी आईसीज को मतलब कि जो पहले बड़े बड़े होते थे, जैसे अब मैंने कहा ना बल्ब को लेकर के, अगर आपको यहाँ पे 1000 बल्ब्स लगाने पड़े तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप एक ही तार से कनेक्ट करो, कुछ ना कुछ अल्टरनेट लगाओगे, एक सेंटर पॉइंट जरूर कनेक्ट करोगे। ऐसे ही उनको रिड्यूस करना। तो जो अभी आईसी दिखाई दी ना मैंने, इस आईसी के अंदर यही है, कनेक्शन ही हो रखा है। आईसी के अंदर क्या है, कनेक्शन ही हो रखा है, और ये कनेक्शन बिल्ड करने के लिए इन लॉजिक गेट्स का यूज किया गया है। ठीक है, अब इन लॉजिक गेट्स के बिल्ड होने से हमारे पास क्या आ गई, आईसी आ गई। तो हम आईसी तक पहुंच गए भाई। ठीक है, अब इन आईसी के अंदर क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं, यहां तक समझ में आ गया भाई? बहुत लंबी जर्नी हुई थी इस चीज तक आने के लिए। इसके बाद अब आ जाते हैं अपने किसके ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड पे मैं आ गया। ठीक है, मदरबोर्ड की अगर मैं बात करता हूं, मैंने इमेजेस पे क्लिक कर लिया। अब ये मदरबोर्ड सभी ने देखा होगा मेरे ख्याल से, तो देखा हुआ है ना मदरबोर्ड। राइट क्लिक करते हैं, और या फिर ये वाला ले लेता हूँ, इसमें वो भी लगा हुआ है, प्रोसेसर भी लगा हुआ है, ओपन इमेज इन न्यू। हाँ भाई, किस किसने देखा हुआ ये मदरबोर्ड? जैसे फोन होता है, फोन के अंदर एक बोर्ड ही तो होता है, पता होगा ना इस बात का। तो ऐसे ही सीपीयू के अंदर ये मदरबोर्ड होता है। ठीक है, सीपीयू के अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। इसके ऊपर छोटी छोटी आईसीज बहुत सारी इंस्टॉल्ड होती है। ये आईसीज जब मैं बता रहा था आईसी का मतलब, पहले क्या थे, पहले ये ट्रांजिस्टर करते थे काम, और उससे पहले क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स बोलते हैं, मेरे को नाम याद आ गया, वैक्यूम ट्यूब। देखो, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स चलते थे, ये चलते थे, ऐसा होता था उसके पीछे, आपने कभी ध्यान दिया तो। एक वैक्यूम ट्यूब बनाने के बाद मतलब ये क्या होता था, ये वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। इन वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। जब ऐसे बहुत, अब सोच के देखो, ये जो वैक्यूम ट्यूब है ना, आज की आईसी में ये कम से कम करोड़ों है। एक आईसी के अंदर ये वैक्यूम ट्यूब की जो कैपेसिटी थी एक की, वो वैक्यूम ट्यूब की कैपेसिटी आज एक आईसी के अंदर करोड़ों के बराबर है, और ज्यादा भी हो सकती है। मतलब क्या हुआ कि कितना तगड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, तभी तो वो चीज क्या हुई, सख्त से रिड्यूस होकर हाथ पे आ गया। अब आपको पता है मोबाइल के अंदर भी छोटा सा बोर्ड आता है। मोबाइल के अंदर अब पूरे मोबाइल पे बोर्ड नहीं लगता, पीसीबी छोटी सी लगती है सिर्फ। ठीक है, पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये वैक्यूम ट्यूब्स थी। अब इनमें नुकसान क्या था, अब ये वैक्यूम ट्यूब लगी हुई है, तो अगर मान चलो यहाँ पे 1000 बल्ब जला दी जाए एक साथ, तो क्या होगा, गर्मी होगी। उस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए होगा, पंखे से बात नहीं बनेगी भाई, एसी। तो इसमें मतलब ये समझो कंप्यूटर के इन्वेंशन से पहले एसी का इन्वेंशन हो चुका था। तो इनके लिए एसी लगी हुई होती थी, और इनकी जो रिलायबिलिटी होती थी वो बहुत कम होती थी। एक वैक्यूम ट्यूब मान चलो 15 दिन चल गई, फिर उड़ जाएगी। बल्ब खराब होते हैं, अगर आप बार बार बल्ब को ऑन ऑफ करोगे तो कितना दिन चलेगा, खराब हो जाएगा। यही चीज इनके साथ थी। किसमें, एटीएम में भी बोर्ड ही लगा था आजकल। तो ये जरूर थोड़ा ना है तो एटीएम में बोर्ड लगा, वो सारी चीजों पे आ रहा हूँ, पता चल जाएगा, सारी चीज बताऊंगा। एटीएम पे भी मैं बताऊंगा वो चीज क्या है। तो मतलब आप पहले समझो कि आपके दिमाग में पिक्चर बन गई इस चीज की कि पहले लार्ज डिवाइस था, उस लार्ज डिवाइस से छोटा डिवाइस कैसे बना। वैक्यूम ट्यूब्स आई, वैक्यूम ट्यूब्स के बाद क्या आया हमारे पास, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या है, ट्रांजिस्टर्स आए। वैक्यूम ट्यूब से कन्वर्ट हो गए ट्रांजिस्टर, मतलब कि 100 वैक्यूम ट्यूब्स की कैपेसिटी एक ट्रांजिस्टर में होगी, लाइक दिस। ठीक है, आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर को रिड्यूस करके क्या है हमारे पास, आईसी। आईसी आ गई, मतलब आईसी को क्या कर दिया कि अब काफी सारे ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी एक आईसी में आ गई।
अल्टीमेटली फाइनली अब हम जो वर्क करते हैं वो किसके साथ करते हैं, आईसीज के साथ। तो ये छोटी छोटी आईसीज आप यहाँ पे देख रहे हो लगी हुई है। बोलते हैं ना मोबाइल में कि मोबाइल में ये आईसी खराब होगी, वो आईसी खराब होगी, तो क्या करती है आईसी, आईसी कनेक्शंस बना के रखती है और उसके अंदर लॉजिक्स के गेट्स होते हैं। तो गेट के कारण क्या होता है कि वो हम जो ऑप्शन इनेबल करना चाहे वो ऑप्शन हो सकता है, जो इनेबल करना चाहे वो होगा, जो डिसेबल करना चाहेंगे वो हट जाएगा। तो ये आईसी का काम होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो, अब आ गए हम मदरबोर्ड के ऊपर। ये है मदरबोर्ड। आजकल इतने बड़े मदरबोर्ड नहीं आ रहे, पर अभी भी है कुछ एक हद तक, क्योंकि जो गेमिंग वाले पीसी बनते हैं उनके लिए अभी भी इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो मतलब गेमिंग पीसी हो गया, एडिटिंग पीसी, वीडियो एडिटिंग का काम करवाना है, वो सब चीजों के लिए आज भी क्या है, डेस्कटॉप प्रेफर करा जाता है एज कम्पेयर टू लैपटॉप। क्यों? क्योंकि हीट जनरेट करता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये आईसी है, ये प्रोसेसर है, इन सब आईसी से ज्यादा अच्छा आईसी क्या है, प्रोसेसर। तो पहले मैं प्रोसेसर के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। तो मैं इमेजेस पे आया, अब आप देखो यहाँ पे प्रोसेसर्स, ये ऐसे एक बिस्किट जैसा होता है, आपको पता है ये गोल्ड की होती है, ये गोल्ड की होती है प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, ओवर द टाइम ये जो है ना इसके पर आप ये कहोगे कि इतना सारा गोल्ड नहीं, ये कोटिंग होती है गोल्ड की, बस इस पे गोल्ड की कोटिंग होती है, किसी में थिक होती थी और इनिशियल स्टेज में सारा गोल्ड से ही आता था। पर अब क्या है, आजकल की जो आईसीज बनाई जा रही है तो उसमें क्या हो गया भाई, सीधी सी बात है, कॉस्ट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, सर्किट्स बढ़ाना चाह रहे हैं, यही चीज तो कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि इनके अंदर मतलब ये आईसी जो होती है, प्रोसेसर इसको बोलते हैं, ये प्रोसेसर आता था अलग से ला करके हम लगा देते थे। तो अभी मैं आपको बता देना, जाने से पहले वहां मदरबोर्ड रखा हुआ है, फिर देखोगे मतलब समझ में आ गया कि यही चीज है। तो क्या हुआ कि एक प्रोसेसर का मतलब होता है एक आईसी ही प्रोसेसर बोलते हैं इसको। ये थोड़ा बड़ी आईसी होती है, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है जिसमें हमारे बहुत सारे कोर्स होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक कि प्रोसेसर क्या है। अब प्रोसेसर में पहले पिन वाले आते थे, फिर पिनलेस स्टार्ट हो गए आने। ठीक है, ये मैंने इस टाइम ये वाले भी यूज करे हुए हैं, ये P4 के टाइम में यूज होते थे। फिर उसके बाद ये वाले आए थे, ये कोर टू ड्यूल कोर, ये वाले प्रोसेसर हमारे पास आ गए। फिर अब i3 i5 सारे ऐसे ही चलते हैं अब। ठीक है, अब क्या हो गया, ओवर द टाइम ये हो गया, अब जो नए सिस्टम आ रहे हैं उनके अंदर अब ये हटाने का प्रोसेस ही नहीं है, ये पहले से पेस्टेड आता है। मतलब अब जो प्रोसेसर आता है वो क्या है, वो मदरबोर्ड के साथ ही अटैच आता है। अगर आपका मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो पूरा बोर्ड ही एक साथ खराब हो जाएगा। पहले क्या होता था, सीपीयू को चेंज करा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मदरबोर्ड खराब हो गया तो पूरा का पूरा मतलब सिस्टम ही खत्म हो गया, समझ लो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सीपीयू ये हो गया। अब सीपीयू के बाद हम बात करते हैं रैम की। सीपीयू समझ में आ गया, सीपीयू क्या है, प्रोसेसर को बोलते हैं सीपीयू। ये मेन कैलकुलेशन करता है हमारे सिस्टम की, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। सुना होगा ना i5 i7 i9, ये क्या है, ये प्रोसेसर है। i3 है, i3 के अंदर 3rd जनरेशन है, 1st जनरेशन है, 4th जनरेशन है, ड्यूल कोर है, ये सब क्या है, ये प्रोसेसर्स के नाम है। अलग अलग वर्जन के साथ अलग अलग चेंजेस आए। क्या चेंजेस है इनमें, चेंजेस सीधी सी बात है, पावर कम खाते हैं, पावर मैनेजमेंट अच्छा दिया जा रहा है और स्पीड भी अच्छी हो रही है। कभी कभी तो क्या होता है, जनरेशन का फर्क इतना ही रहता है सिर्फ कि पावर कंजम्पशन कम कर रहा है। जैसे अगर आपने लिया मान चलो 9th जनरेशन, उसके बाद एक 11th जनरेशन आया, आप सोचोगे जनरेशन बढ़ रही तो कैपेबिलिटी बढ़ रही है, नहीं कैपेबिलिटी तो बढ़ रही है, पर कहीं ना कहीं ऐसे भी रहता है, कई बार पावर मैनेजमेंट के लिए भी चेंज हो जाता है। तो क्या हुआ कि मतलब सीपीयू था, सीपीयू के अंदर मतलब अलग अलग जनरेशन हुई तो मतलब क्या है, उसके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ती गई, जिसमें बनेगा एक ही मशीन में, जिसमें जो रिजेक्टेड पीस हो जाएगा, मतलब कुछ कोर्स काम नहीं करती होगी, वो 1st जनरेशन कंसिडर कर ले जाएगा। जिसमें सारी की सारी कोर काम कर रही होगी, वो 11th जनरेशन में कंसिडर हो जाएगा। मतलब इवन दो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो ये सोच के बना दे कि मेरे को i3 का 12th जनरेशन का प्रोसेसर बनाना है तो वो 12th ही बनेगा, ऐसा कोई कंपनी नहीं है। वो प्रोबेबिलिटी रहती है, चांसेस रहता है कि पॉसिबिलिटी है कि वो उसके अंदर सारे के सारे कोर काम कर रहे हैं। तो मतलब कोर क्या होता है बताऊंगा अभी। सारे के सारे कोर मतलब समझो कि कोर मतलब समझो कि एक एरिया इसमें बना होता है, उस एरिया के अंदर अगर मान चलो सारे के सारे ब्लॉक वर्क कर रहे हैं तो वो सारी की सारी कोर मतलब 12 कोर बनी हुई है। अगर 12 की 12 कोर काम करी तो 12th जनरेशन हो गया, और जिसमें 11 कोर काम करी तो क्या है, वो 11th जनरेशन हो गया। इस तरह से करके लगा लो आप। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके बिल्ड के टाइम पे डिपेंड करता है कि उसकी कैसी परफॉर्मेंस आती है। बाद में टेस्टिंग होने पर पता चल जाता है कि क्या चीज है, उसके बेस पर हमारे प्रोसेसर की कैपेबिलिटी डिसाइड हो जाती है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब क्या हुआ, सीपीयू की बात कर रहे थे तो मैं कोर की बात कर रहा हूं, तो मैं एक बार कोर बता देता हूं क्या है। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाया, हमारा प्रोसेसर हमारा ओपन हो गया। इसके बाद मैं परफॉर्मेंस में आ गया। यहां पर आप देखो मैं सीपीयू पे आया, सीपीयू के अंदर लिख रखा है i5 है 6000, मतलब 63,000 लिख रखा है, मतलब क्या है ये 6th जनरेशन है। क्या है, 6th जनरेशन है। उसके बाद 2.40 गीगाहर्ट्ज, इसकी कैलकुलेशन पावर है 2.40 गीगाहर्ट्ज। ठीक है,
क्या है, इस प्रोसेसर की कैलकुलेशन पावर है 2.40 गीगाहर्ट्ज, मतलब कि ये उसकी कैलकुलेशन पावर है। इसमें भी ये इनिशियल स्टेज में बहुत लेस होती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कोर की बात करें तो देखो कोर्स कितनी है इसके अंदर, केवल 2 कोर्स यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, 2 कोर है इसमें जो काम करे, किसी में 4 कोर काम करे तो उसके लिए बोल देंगे भाई 11th जनरेशन है, इस तरह की चीजें चलती है। क्लियर है, वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनके बेस पर डिसाइड होता है। तो कहने का मतलब कोर उसके अंदर क्या होता है, एरिया होता है। यहां तक क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं मेमोरी की। मेमोरी मतलब रैम। रैम यहां पर बात करने से पहले प्रोसेसर का काम होता है कैलकुलेशन का, इसका काम स्टोरेज का नहीं है। अगर आपको स्टोरेज करना है तो आपको स्टोरेज डिवाइस की तरफ जाना पड़ता है। तो मैं एक बार चलता हूं स्टोरेज डिवाइस की तरफ, थोड़ा सा ये बोर्ड पे था, मैं रुकना। तो ये क्या है, ये रैम के स्लॉट है, और रैम के स्लॉट पे क्या है, रैम इंस्टॉल की जाती है। अगर मैं यहाँ पे आता हूं, मैंने स्टार्ट किया रैम, ठीक है। रैम क्या एक मेमोरी होती है ना, जिसमें सारा डेटा स्टोर रहता है। तो ये रैम है। आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई मेरे सिस्टम में रैम लगी हुई है तो मुझे रैम बढ़वानी है, किसी के सिस्टम में 4 GB रैम है तो वो 8 GB करना चाह रहा है, ठीक है। कोई ये चाह रहा है कि भाई मेरे जो जैसे VS कोड है, VS कोड अगर मैं कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो VS कोड के अंदर मतलब VS कोड में क्या है कि अगर उसको रन करना है VS कोड को तो हमारे पास विंडोज 10 होनी चाहिए, है ना। विंडोज 7 पे चल जाता है ऑल्दो, पर पता क्या है कि कई बहुत सारे फीचर्स वो काम नहीं करते और उसके लिए भी जुगाड़ लगाने पड़ते हैं उधर से। तो विंडोज 10 पे जो है वो हमारा क्या चलता है, VS कोड। अब VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए विंडोज 10 चाहिए, और विंडोज 10 को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास 8 GB रैम मिनिमम रिक्वायरमेंट है। करने को तो आप 4 GB कर सकते हो इंस्टॉल, पर क्या वो चलेगा नहीं ठीक से, पर बहुत मतलब स्लो चलेगा। तो आपको जो ये रैम है, ठीक है, ये रैम जो है ये इनके डिफरेंट टाइप्स होते थे, और इन डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंगली चीजें चलती थी। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो रैम है, ये रैम के अलग अलग साइज होते हैं, और इनको हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्लॉट अभी खाली है, मान चलो एक में लगी हुई ये रैम है और एक स्लॉट खाली है, तो हम एक रैम में मतलब एक स्लॉट में 4 GB रैम लगी हुई है, तो दूसरे में ला करके हम 4 GB फिर से ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 GB की रैम की कैपेसिटी हमारे सिस्टम पे पास हो जाएगी, ठीक है। तो एक रैम का स्लॉट खाली था, वहां पे हमने एक रैम ऐड कर दी, तो मतलब क्या हुआ, हमारे सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ गई। अब वहीं पर ही अगर हम बात करते हैं, ये जो रैम की कैपेसिटी डिपेंड करती है किस पे, CPU पे। मतलब प्रोसेसर जो होगा वो उसको मैनेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है रोहित, क्लियर है। अब देखो रैम की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ये रैम के स्लॉट्स हैं, है ना, स्लॉट नहीं सॉरी, रैम के अलग अलग टाइप होते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया इमेज पे, मैं इमेजेस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये जो रैम है, रैम के भी डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया रैम पे, ये वाली रैम पे राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लिया, ठीक है, क्लियर है। अब जो ये रैम है इसमें देखो ये एक कट लगा हुआ है, ये जो पुरानी वाली रैम होती थी उनके अंदर 2 कट होते थे। हमें इससे क्या मतलब है, हमें मतलब नहीं है, पर बस बता रहा हूँ कि पता होना चाहिए ऐसा कुछ रहता था, ठीक है। कि मतलब इसमें जो स्लॉट में लगा रहे हैं वो डिपेंड करता है ये स्लॉट के अकॉर्डिंगली, कि यहाँ पे देखो ये जो थोड़ा सा ना सेंटर से इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो ये स्लॉट जो है ये बताता है कि किस तरह की कौन सी रैम किस में सेट हो सकती है, ठीक है। गलत रैम अगर आपने गलती से भी लगाने की कोशिश करी तो वो फिट नहीं होगी, और अगर आपने लगा दी तो वो स्पार्क कर जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और एक बार शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्या है, ये रैम की बात कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा था स्टोरेज की। तो रैम मतलब क्या हो गया, ये जो है अभी 16 GB रैम है। जैसे अगर किसी के सिस्टम को आपको चेक करना हो कि इसके सिस्टम में रैम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो यहाँ पर आप आ जाओ और यहाँ पर आकर के देख लो कि वो कितना फ्लो करके चल रहा है। अगर रैम 100% को टच करते जा रही है तो मतलब कि हमें जरूरत है चेंज करने की, ठीक है। ऐसे ही डिस्क पे आ जाओ। डिस्क में ये देखना आप, अगर मान चलो हार्ड डिस्क होगी आपकी, तो अभी हम बात कर रहे हैं आज के टाइम में लेटेस्ट क्या चली हुई है, SSD चली हुई है। SSD वर्सेस हार्ड डिस्क, मैं दोनों चीजें बता देता हूँ, HDD। अब हार्ड डिस्क जो है ये हमारे पुराने जो लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर होती थी हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क का सिस्टम समझो क्या है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ओपन इमेज इन न्यू टैब, दोनों इमेज इसके अंदर मैं दोनों में बता देता हूँ। हार्ड डिस्क मतलब क्या है, ये एक मोटर होती थी यहाँ पे, और ये इसको हेड बोलते हैं, रीड राइट हेड। और ये जो देख रहे हो प्लेट, ये क्या है, मेटल की प्लेट होती है। इस प्लेट के ऊपर डाटा राइट होता था। अब क्या है, प्लेट घूमेगी फिर डाटा राइट होएगा, हेड मूव करेगा, ये हेड बोलते हैं इसको,
हेड मूव करेगा, देखो लिखा लिखा हुआ अभी है रीड राइट हेड, ठीक है। और मोटर इसके बीच से यहाँ पे स्पिंडल होता है, ठीक है, यहाँ पर इसको रोटेट करती रहती है, तो रोटेट होगी फिर डाटा लिखा जाता है। तो इससे क्या होता है, इसका एक्सेस टाइम अगर लगाना हो तो पहले डाटा यहाँ से ऐसे प्लेट रोटेट होगी, फिर उसके अंदर लिखा जाएगा। तो इस वजह से ये थोड़ी सी बहुत ज्यादा स्लो थी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा स्लो थी। अगर आज किसी के सिस्टम में अगर हार्ड डिस्क है तो मतलब उसका सिस्टम क्या है, स्लो चलेगा। तो इसीलिए उनको अपडेट करने की जरूरत होती है हमें एसएसडी में। एसएसडी लाइक पेन ड्राइव की तरह ही होता है। अब इसके अंदर क्या है, कोई भी ऐसा मैकेनिकल सिस्टम नहीं है जो इसमें पहले था। अब क्या है, इसके अंदर क्या है, सिंपल सी बात है, कुछ आईसीज है और आईसी के अंदर से डाटा निकालना बहुत आसान है। एक्सेस टाइम क्या है, कम हो गया, फास्ट हो गया बिल्कुल एकदम से। तो क्या हो गया, एसएसडी अगर किसी सिस्टम में लगी हुई है तो कम से कम 10 टाइम्स फास्टर सिस्टम हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल सिस्टम है। तो मतलब क्या होगा, अगर आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी हुई है, इमीडिएटली आप बिना सोचे उसके अंदर एसएसडी इंप्लीमेंट करवा लो। अब चाहे स्टोरेज कैपेसिटी फिर चाहे 128 जीबी क्यों ना हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि अपनी विंडो तो चल सकती है इतने में। और अगर आपको सिर्फ वर्किंग के पर्पज पे लेना है तो आपको स्टोरेज क्यों करना, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया भाई कि क्या है, एसएसडी फास्टर होती है और हार्ड डिस्क क्या होती है, स्लोअर होती है। बट पुराने टाइम में ये था। अब बात आती है डेटा रिलेबिलिटी की। डेटा रिलेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसी चीज है, इसमें अगर ये टूट भी जाए ना, जैसे गिर गई, गिरने से खराब हो जाएगी, पहली चीज तो हो जाती थी खराब, पर बावजूद इसके भी इसका डाटा निकाला जा सकता है, क्योंकि डाटा इस प्लेट के ऊपर है, फिजिकल डिवाइस के ऊपर स्टोर है डाटा। बट इसके केस में क्या है, अगर डेटा लॉस्ट हो गया तो देयर इज नो चांस टू गेट बैक द डेटा। तो अब जब जितने भी ये होते हैं, ये वीडियोग्राफी वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, डाटा स्टोर तो अपना टेम्परेरी टाइम के लिए जो करते हैं वो तो एसएसडी लेके चलते हैं, 5-5 टीबी की एसएसडी रखते हैं वो लोग भी। पर बावजूद इसके भी जिसको परमानेंट रखना हो कि भाई हाँ कई साल 20-22 साल के बाद अब यूज कर सकते हैं, तो फिर उसके केस में हार्ड डिस्क का यूज करना। इसको सेफ रखना पड़ता है, गिर जाए तो खराब हो जाती है, पर बावजूद इसके भी इसके अंदर से रिकवरी करी जा सकती है, इवन दो ये डैमेज हो जाए वैसे, पर कॉस्ट तो लगेगी, समझ रहे हो। तो डाटा रिकवरी मतलब पॉसिबल था यहाँ पर भी पॉसिबल है, पर जब तक ये हार्ड डिस्क में इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। किसी आईसी में शॉर्ट सर्किट हो गया तो कुछ मतलब ही नहीं बनता कि डाटा आप निकाल सको। समझ में आई बात, ये क्लियर है। ये पॉइंट है, ऐसे लगते हैं कि भाई पता नहीं काम आएगा नहीं है, पर बताया था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये तो हो गया स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम परमानेंट डाटा स्टोर करके रखते हैं। अब बात करते हैं दो तरह के डिवाइस हो गए, परमानेंट और क्या है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब रैम के अंदर डाटा कब तक रहता है, जब तक कि सिस्टम चल रहा है। और जब तक आपका मोबाइल ऑन है तो रैम में डाटा रहेगा, सिस्टम ऑन है तब तक रैम में डाटा है। ये डाटा जो जब तक है रैम में, जब तक ये चल रहा है सिस्टम, जैसे सिस्टम बंद होगा तो ये डाटा उड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं वोलाटाइल नेचर। क्या बोलते हैं इसको, वोलाटाइल नेचर। तो मतलब क्या होता है, रैम का जो नेचर होता है वो होता है वोलाटाइल नेचर। अब उसके अलावा कार्ड होता है, कार्ड, एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड के अंदर भी तो स्टोर रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि उसके अंदर जो स्टोर हो गया तो स्टोर हो गया। बट वो बबल मेमोरी की कैटेगरी में आती है। उसके अंदर कौन सी मेमोरी कैटेगरी यूज होती है, बबल मेमोरी। तो अब मैं जरा एक बार चार्ट दिखा देता हूँ, टाइप्स ऑफ मेमोरी या फिर टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस की एक इमेज देख लेते हैं। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं हमारे पास, पहले वो वाले देख लेते हैं क्या क्या थे। यहाँ से ले तो हार्ड डिस्क ले लेता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब ये देखो, पहले ही होते थे स्टोरेज डिवाइसेस। पहला क्या है, जो प्राइमरी में आ जाते हैं वो रैम और रोम आ जाता है, और बाकी सारे सेकेंडरी में। हार्ड डिस्क सेकेंडरी में है, और सीडी डीवीडी आप लोगों ने सबने देखी हुई है, ये भी सेकेंडरी में। इसका नुकसान क्या था आपको पता है, मिनट से पहले स्क्रैच आ जाते थे, और स्क्रैच आया डाटा खराब, डाटा उसमें से रीड नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो फ्लॉपी डिस्क होती थी ये 3.7 MB की, पता नहीं कितने 2.7 MB या 3.7 MB की होती थी एक फ्लॉपी डिस्क। आज तो पेन ड्राइव छोटा सा होता है, वो 64, 32, 128 कुछ भी जीबी में रहता है, छोटा सा पेन ड्राइव। और पहले क्या आता था, इतनी फ्लॉपी डिस्क मतलब इतनी छोटी सी स्टोरेज कैपेसिटी और इतना स्पेस ले लेती थी। इसको रीड करने के लिए भी सिस्टम के अंदर एक फ्लॉपी डिस्क रीडर आता था। समझ गए भाई यहाँ तक। तो अब क्या होता है, ये पेन ड्राइव आपने यूज किया है, ये माइक्रो SD कार्ड भी आपने सबने यूज किया हुआ है, ठीक है। मेमोरी कार्ड भी बोलते थे इसको, SD कार्ड भी, तो जो कि आज भी अगर आप चाहो तो ऐड करना फोन में ऐड कर सकते हो। टेप, मैग्नेटिक टेप होती है, जैसे VCR वाली टेप आती थी और ये दो टेप आती थी इस तरह की, सेम कंसेप्ट में दो टेप चलती थी। एक चलती थी VCR वाली टेप, आपने देखी होगी शायद, देखिए ना VCR टेप, मेरे को कैसेट्स, ठीक है, जो पहले इतनी बड़ी बड़ी कैसेट्स होती थी,
जी ये मतलब पहले मूवी देखने के लिए इन कैसेट्स को रेंट पे लेके आते थे और मूवीज होती थी इनके अंदर, और वीसीआर बोलते थे आज तो भाई वीसीआर चलेगा, मतलब ऐसा कुछ रहता था, मतलब अपर लेवल की चीज मानी जाती थी उस समय। ठीक है, तो इसके अंदर स्टोर रहता है। और जो ये दूसरे वाली कैसेट देख रहे हो ये सॉन्ग्स के लिए आती थी, छोटी कैसेट, सॉन्ग चलाए होंगे आप लोगों ने पहले कभी। ठीक है, छोटा सा डैक आता है, डैक बोलते थे उसको, और सॉन्ग उसमें प्ले करते थे। तो ये सारे क्या थे, ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस थे। अब इसमें से जो टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है वो तो रैम है, बट प्राइमरी स्टोरेज में इसको रैम और रोम को लेते हैं। अब ये रोम क्या है, रोम नहीं समझ में आ रहा, रैम समझ में आ गया और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस समझ में आ गए, रोम नहीं पता आपको। आप कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड लगाते हो, यूएसबी कीबोर्ड आपने अटैच करा, जैसे आपने यूएसबी कीबोर्ड अटैच करा, क्या कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है? नहीं करनी पड़ती, चल जाता है। उसके लिए जो ड्राइवर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो रोम के अंदर स्टोर कर रखा है। अब अगर मान चलो मैं प्रिंटर लगाता हूं, तो प्रिंटर के लिए तो ड्राइवर भी डालना पड़ेगा, अलग से सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो जो प्रिंटर के लिए अलग से सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, तो मतलब क्या है कि प्रिंटर के लिए जो ड्राइवर होता है बाय डिफॉल्ट सिस्टम में नहीं आता है। पर आजकल ऐसे प्रिंटर भी आगे प्लग करते हैं, उसके अंदर ही सेटअप होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है और चल जाता है। तो वो भी चीजें हो गई है। तो कहने का मतलब है ओवर द टाइम चीजें बहुत सारी चेंज हो गई है। अब जो ये बात कर रहे हैं हम रोम की, तो देखो इसके अंदर ऐसा लग रहा है ना आईसी टाइप की है, एक्चुअली में ये बोर्ड के ऊपर ही होती है रोम। अगर हम रोम को सर्च करें तो बोर्ड के ऊपर ही होती है रोम मेमोरी। ठीक है, रोम मेमोरी अगर मैं देखता हूं तो ये ऐसे कुछ बोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होती है। ठीक है, ऐसे लगी होती है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये बोर्ड के ऊपर लगी हुई है, ये देखो यहाँ पे भी लगी हुई छोटी छोटी मेमोरीज। ये क्या आती है, फास्ट एक्सेस करवाने के लिए होती है। ये रोम होती है। इसके अंदर क्या है, ड्राइवर्स होते हैं जो बेसिक नीड के, बायोस हो गया। अभी कई बार देखा आपने सिस्टम के अंदर बायोस होता है, लैपटॉप के अंदर बायोस होता है, बायोस। ठीक है, बायोस की इमेज दिखाता हूँ। जैसे ये बायोस के लिए रोम हो गई, ये एक्चुअली स्टोर करवा रही रोम है ये। अगर मैं ये वाला स्क्रीन की बात करता हूँ, तो किसी ने देखा अपने लैपटॉप जब विंडो नहीं होती है तो ऐसी कुछ स्क्रीन आती है जो विंडो नहीं होती है। अगर आप इसको विंडो इंस्टॉल करनी होती है तो आप इसमें जाते हो सेटअप के अंदर, तो ये जो सेटअप का ऑप्शन होता है ये दिख रहा होता है। ये क्या है, इसका जो टोटल स्टोरेज होता है वो कहाँ पर होता है, रोम के अंदर होता है। समझ गए भाई क्या है ये F12 करके हम करते हैं ना, ओपन बायोस को ओपन करते हैं, तो ये सब बायोस के ओपन करने के लिए होता है। तो होप से समझ में आ गया होगा, रैम के बारे में समझ में आ गया, स्टोरेज डिवाइस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया। ठीक है, अब इतने से बात नहीं बनती है, अब आ जाते हैं हम हार्डवेयर खत्म कर दिया मैंने, अपने सॉफ्टवेयर पे आता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा हार्डवेयर का, तो मैं जरा सॉफ्टवेयर पे आ जाता हूँ। सॉफ्टवेयर के लिए आप समझो क्या है, विंडो आर, MS पेंट। हमारा काम इससे है ज्यादा, हमारा जो डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन होती है वो इससे होती है। अब हम समझते क्या है, सबसे पहले होता है हमारे पास एक हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर हो सकता है ना। हार्डवेयर मतलब आपके सामने एक सिस्टम है, अब उस सिस्टम में हम काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं वो समझते हैं। तो जो ये हार्डवेयर है, ठीक है, जो ये हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर को रनिंग स्टेज में लाने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, विंडोज इंस्टॉल करते हैं, डालते ना। तो विंडो अकेला ऐसा नहीं है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि हमें क्या जरूरत पड़ती है, किसी भी हार्डवेयर को जो कंप्यूटर के लिए बनाते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं, उसको रन करने के लिए हमें जरूरत होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। किसकी जरूरत होती है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, गाड़ी है मान चलो, गाड़ी के अंदर देखा होगा डैशबोर्ड में बहुत अलग अलग तरह के डिवाइस लगे होते हैं, है ना। वो सब डिवाइस आपने लगा रखे हैं पर वो फंक्शनिंग में नहीं हो रहे, क्यों, उसके अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर नहीं है। एक मूवी आई थी प्लेयर्स करके, पता है ना, वो उसमें से एक लड़का होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर होता है वो शायद। तो वो क्या करता है, वो एक वो बना देता है, एक कंपोनेंट बनाता है, गोल्ड डिटेक्टर। प्लेयर्स मूवी में था गोल्ड डिटेक्टर। अब वो बना तो देता कि बन तो गया, बोले फिर चलेगा कैसे, इसके लिए लिखो तुम सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए कहता है कि ठीक है तुम्हें इसको कोड करना पड़ेगा, कोड करके चलाओगे तो ये चलेगा। तो मतलब पहले हार्डवेयर रेडी हो जाता है, उस हार्डवेयर के रेडी होने के बाद उसमें सॉफ्टवेयर की नीड होती है, और जो हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जितने भी ओएस है वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखो भाई, कोई भी कंप्यूटर है चलाना है, उसको रनिंग स्टेज में डालते बोलते हैं विंडो इंस्टॉल करवानी है, विंडो इंस्टॉल करते हैं, चलाते हैं। विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब एप्पल का लैपटॉप है, एप्पल के लैपटॉप में भी क्या विंडो इंस्टॉल करते हैं हम, क्या इंस्टॉल करते हैं, मैक। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, मैक ओएस। डालने को आप उसमें विंडो भी इंस्टॉल कर सकते हो,
पर बेसिकली वो जो मैक के लिए बनाया गया था ना वो मेन हार्डवेयर, तो क्या है मैक इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं आपको एक बार इंटरनेट पे दिखाता हूँ, लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ले लिए। अब देखो आप क्या क्या है, अब आप कहोगे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ एंड्रॉइड भी क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल नहीं है, मोबाइल तो एक डिवाइस है, पर मोबाइल तो एक डिवाइस हो गया, मोबाइल तो एक डिवाइस है, पर इस हार्डवेयर को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है वो क्या है एंड्रॉइड, ठीक है। तो जो एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर है तो वो क्या है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के लिए विंडोज हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, देखो लिस्ट दिखा रही है बहुत सारी, विंडोज एक्सपी 10 डोज ये सब आई थी पहले। तो क्या हो गया यहाँ पर ये चीजें इस तरह से चलने लगी, ठीक है। अब हमारे पास विंडोज 7 8 अलग अलग आ रहे हैं, इसी तरह से हमारे पास मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं अलग अलग। तो कहने का मतलब हुआ कि हम जो यूज कर रहे हैं सिर्फ विंडोज ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी हार्डवेयर को रनिंग स्टेज में लेके आ सकता है, वो क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आता है यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आ जाती है चीजें हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो अब हमारे पास एक सिस्टम आ गया, विंडोज हमारे पास रनिंग आ रही है, ठीक है। विंडो हमने कर दी इसमें इंस्टॉल, अब सिस्टम हो गया रनिंग स्टेज में, डेस्कटॉप पे हो गया। अब मैं इसमें कोड करना चाहता हूं, पर मुझे कोड करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिएगा, VS कोड। मैं एक्सेल पे काम करना चाहता हूं तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, MS ऑफिस की, है ना, ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब क्या है कि यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाए उनको बोलते हैं अपन क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब कि यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जितने भी सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल हो गया, पेज मेकर हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, ये सब क्या पैकेज में बना के डाला है, पर है तो अलग अलग सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऐसे हमारे पास VS कोड हो गया, इक्लिप्स हो गया, ID हो गया, मतलब कहने का मतलब है कोई भी ID हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कभी पेंट की शॉप से कभी पेंट बनवा के लेके आए हो, जैसे वो भाई मुझे जो कलर जब वो देता है एक कलर के मेन्यू देता है, भाई इस कलर के मेन्यू में से सेलेक्ट कर लो, आपने कहा भाई ये वाला कलर सेलेक्ट कर दो, वो कलर लेता है और वो कुछ कोड डालता है सिस्टम के अंदर और वो जनरेट करके मिक्स करके वो बस उसमें बकेट लगा देता है व्हाइट वाली और बाकी उसमें कलर मिक्स होकर डल जाता है, ठीक है। वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है, उसका काम क्या है कलर मिक्सिंग का, ठीक है। ऐसे ही अगर कंपनी में बोर्ड्स लगे हुए छोटे छोटे जो बोर्ड्स को ऑपरेट करवा रहे हैं, अभी बावल की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारे बोर्ड्स इंस्टॉल हो चुके हैं, तो वो क्या है सब क्या है वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गई बात एप्लीकेशन। इसके बाद होता है कौन यूजर यानी कि हम, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है भाई। अब हम यहाँ पे आ गए यूजर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैं कैटेगरी बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान चलो आपसे पूछ ले जाए कि भाई हम आप कहीं नेट पे सर्च करने लगे उसमें और भी टाइप के सॉफ्टवेयर दिखाते हैं, वो कोई और कैटेगरी भी दिखा सकते हैं पर मेन कैटेगरी यही होती है। और हार्डवेयर से पहले होता है कर्नल। भाई मैं कर्नल मैंने इसलिए नहीं बताया, वो ज्यादा टेक्निकल टर्म हो जाती है, वो समझ में नहीं आया क्या समस्या है, छोड़ दो, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी की। तो भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जिनको हमें इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान चलो सिस्टम के अंदर एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ रहा है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। एक होता है वेब एप्लीकेशन। क्या होता है वेब एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट पर ही चलता है। जैसे गूगल शीट, सुना है गूगल शीट का नाम, ठीक है। या कोई भी ERP आप चला रहे हो, या फिर तुम लोग जो वो इक्वेटर का यूज करते हो ना, आजकल हवाई जहाज उड़ा रहे हो लोग, ठीक है। तो वो हवाई जहाज उड़ाने वाला काम जो चल रहा है ये ट्रेडिंग वेडिंग वाला, वो भी क्या है वो भी एक वेब एप्लीकेशन है। तो वेब एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे चलती है, जितने भी बैंकिंग होती है सारी वेब के ऊपर होती है, कोई भी सिस्टम के अंदर नहीं रहता, तो वो सारी क्या है वेब एप्लीकेशन है। इसके बाद आता है हमारे पास क्या मोबाइल एप्लीकेशन। क्या आता है मोबाइल एप्लीकेशन। अब मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी होती है, जो मोबाइल के लिए रन होती है ना, वही मोबाइल एप्लीकेशन हो गई। जो मोबाइल पे इंस्टॉल करी गई है, वेब से थ्रू एक्सेस करे तो वेब एप्लीकेशन हो गई, मोबाइल पे तो मोबाइल एप्लीकेशन हो गई। अब मोबाइल एप्लीकेशन की भी कैटेगरी होती है, कौन कौन सी। एक होता है अपन यूज करते हैं जो लोग मतलब ज्यादा क्या है बोलते हैं आईफोन, मैक OS, मैक नहीं iOS, ठीक है। iOS उसके अंदर मोबाइल को हार्डवेयर को रन करने के लिए क्या चल रहा है iOS चल रहा है, ठीक है, जो कि एप्पल का है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या मोबाइल एप्लीकेशन भी हम क्या दो कैटेगरी में हमारे पास डिवाइड करें मोबाइल एप्लीकेशन को।
कौन कौन सी, एक आईओएस जो आईओएस के लिए बनती है, एक एंड्रॉइड जो एंड्रॉइड के लिए बनती है। उसके अलावा जावा एप्लीकेशंस आते थे, जो पहले देखे थे छोटे मोबाइल जावा के चलते थे, गेम आता था जावा, जैसे अपन फोन को ऑन करते थे लिखा था जावा मोबाइल, ऐसा कुछ लिखा था ना, तो वो क्या थे, वो जावा एप्लीकेशन थे। तो मोबाइल एप्लीकेशन हो गया। एक लास्ट कैटेगरी हो गई एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कह सकते हो एप्लीकेशन। ये वो सारी चीजें वो आ जाती है जो किसी भी हार्डवेयर को कम मूव करवा के या किसी तरह काम कर रहा है, जैसे कि रोबोट्स आ गए, जितने भी हार्डवेयर से रिलेटेड जो चीजें आ गई वो हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। सब समझ गए, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। जैसे आईओटी एप्लीकेशंस हो गई, आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है ना, आईओटी एप्लीकेशन, जैसे घर में आप एंटर करें लाइटें जल गई, तो ये क्या सेंसर के साथ कम्युनिकेशन करवा के आप कर रहे हो, तो वहां पे छोटा सा जो भी कोड लिख रहे हो तो वो एम्बेडेड एप्लीकेशन का कोड हो गया। ये मेन सारा कंक्लूजन होता है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनमें से कोई भी एप्लीकेशन बना रहा होगा उस पर काम करोगा। अब उस सॉफ्टवेयर से इंजीनियर से रिलेटेड कई सारे होते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको समझ में आया होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं पर मैं सारी चीजें यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ क्योंकि टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, अपना टाइम भी कंप्लीट हो गया। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।